ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು. ಚಲೋ चलो आओ रतन जाओ संघ संपदा उन्नत अनुसार खड़े होंगे. संघ दक्ष संघ आक्रमण. तीन नमस्ते त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं. हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं. महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे. महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे. तत्त्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते. तत्त्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते. प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता. प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता. इमे सादरं त्वां नमामो वयम्. इमे सादरं त्वां नमामो वयम्. त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्. त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्. शुभामाशिषन्ते तद्भूतये. शुभामाशिषन्ते तत्पूर्तये. अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्. अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्. सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्. सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्. तञ्चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्. तञ्चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्. स्वयं स्वीकृतन्न सुगं कारयेत्. स्वयं स्वीकृतन्न सुगं कारयेत्. समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम्. परं साधनन्नावीरागतम्. मंच पर उपस्थित अधिकारियों से आग्रह है कि वो कृपया शस्त्र पूजन करें.
दीपक भाटिया जी एक बार डेमोस्ट्रेट करके बताइए। हो गया अब। सामूहिक गीत लाल जी। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको, अब जाग कर हमको, जगाना के अन्न जलवायु, यहाँ के अन्न जलवायु, परम श्रद्धा हमारी है, परम श्रद्धा हमारी है, स्वभाषा है हमें प्यारी, आशा है हमें प्यारी, प्यारा देश है अपना, प्यारा देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको, जाग कर हमको, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, नहीं है अब समय कोई, समय कोई, गहन निद्रा में सोने का, सोने का समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का, बड़े बल राष्ट्र का जिससे, राष्ट्र का जिससे, वो करना मेल है अपना, देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको, स्वयं अब जाग कर हमको, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जतन हो संगठित हिंदू, जगत हो संगठित हिंदू, सक्रिय भाव भरने का, सक्रिय भाव भरने का, जगाने राष्ट्र की भक्ति, जगाने राष्ट्र की भक्ति, उत्तम कार्य करने का, उत्तम कार्य करने का, समुन्नत हो राष्ट्र भारत, उन्नत हो राष्ट्र भारत, यही उद्देश्य है अपना, यही उद्देश्य है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको, अब जाग कर हमको, जगाना देश है अपना, जगाना देश
जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। अब नगर कार्यवाही से मेरा अनुरोध है कि वो अधिकारी परिचय के लिए आगे आए। श्री विजयदशमी के उत्सव का आयोजन इस चंबा चौगान में हो रहा है। आप सब स्वयंसेवक साथियों को, चंबा के नगरवासियों को इस श्री विजयदशमी उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम में मंचासीन श्रीमान संदीप जी, आप प्रथम वर्ष शिक्षित हैं, बाल्यकाल से आप स्वयंसेवक हैं और चंबा नगर के स्थानीय निवासी हैं और माननीय नगर संघ चालक चंबा नगर का ऐसे दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मंचासीन आज के इस विजयदशमी उत्सव के माननीय अध्यक्ष श्रीमान दीपक रैना जी, आप सरकारी कर्मचारी से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप दीपक रैना जी, क्षमा करना, श्रीमान प्रीतम चंद्र रैना जी, आप सरकारी कर्मचारी से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप चंबा नगर के स्थानीय निवासी हैं और आपका इस वाल्मीकि सभा जिला चंबा के आप अध्यक्ष हैं। आपका चंबा नगर के सभी स्थानीय स्वयंसेवक बंधु आपका स्वागत करते हैं। श्रीमान दीपक जी, आप पांवटा साहिब जिला सिरमौर से हैं और आप पिछले 14 वर्षों से संघ के स्वयंसेवक हैं। आप तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। आप पिछले 8 वर्षों से संघ के प्रचारक हैं। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप वर्तमान में चंबा विभाग के विभाग प्रचारक के नाते संघ दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और आपका केंद्र नूरपुर है। चंबा सभी का अभिनंदन करता हूँ और आज विजयदशमी के दिन सभी बधाई के पात्र हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक मतलब सेवक, संघ की सेवा करनी है। छोटे युवाओं को मैं देख रहा हूँ, नींव पक्की होगी तभी संघ भी पक्का होगा। नींव कच्ची होगी तो संघ भी कच्चा होगा। यहाँ पर बड़े सुलझे हुए सम्मानित व्यक्ति बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी। संदीप से मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। संघ का सदस्य बनने से पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि संघ क्या चाहता है, क्यों जोड़ना चाहता है सबको, धारणा क्या है इसकी। समाज में जो तबका, जब तक हम संघ के परिभाषा नहीं समझेंगे तो संघ से जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। सेवा तो सभी करते हैं। बात यह है कि संघ को मजबूत करने के लिए उनके विचारों को समझना बड़ा जरूरी होता है। जब तक हम संघ के विचारों को समझेंगे नहीं तो जुड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम संघ से जुड़ जाते हैं, हमारे पास मोबाइल भी है, सब कुछ है, इंटरनेट है आजकल। एक प्रचारक मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कहा था कि आपको सम्मानित करेंगे, हमारा एक प्रोग्राम है राष्ट्रीय स्वयं संघ का, आपको हम चेयरमैन बनाएंगे। मैंने उनको बोला, भाई साहब चेयरमैन एक बड़ी सम्मानित
सम्मानित किया अपनी अच्छी बात है। वाल्मीकि महासंघ का मैं वाइस चेयरमैन हूँ हिमाचल प्रदेश का। भारतीय वाल्मीकि महासंघ, संघ का मतलब हम भी भारतीय वाल्मीकि महासंघ से जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद ये है कि सम्मान से जीने के लिए सबको पहले विचारों को समझो। विचारों को समझना बड़ा जरूरी होता है। आलोचना सभी करेंगे, राष्ट्रीय स्वयं संघ की आलोचना भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, करते हैं लोग आलोचना, कहते हैं ऐसे भारतीय समाज संघ बना लिया आपने, तो संघ की क्या है, क्या धारणा है, क्यों बनाया संघ, क्या कारण है? तो जब तक हम संघ के विचारधारा को समझेंगे नहीं तो लोग आलोचना करेंगे। समझना बड़ा जरूरी होता है संघ की जो विचारधारा होती है, तभी हम संघ से जुड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जब इनको बताएंगे कि संघ की धारणा क्या है, कि हम संघ को मजबूत करना चाहते हैं, हमारा समाज के प्रति क्या कार्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू परिषद, अब मैं ज़्यादा न बोलता हुआ दो बातें कहूँगा कि हिंदू समाज जो है वो हमारे वाल्मीकि समाज से कुछ लोग जो हैं वो धर्मांतरण आजकल चला हुआ है। काफ़ी लोग जो हमारे समाज से जुड़े हुए थे वो दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो हिंदू परिषद, जो हिंदू विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय परिषद के लोग हैं वो पूरा जोर शोर कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं कि वो दूसरे धर्म में ना जाएं। हमारे समाज के लोग हैं वाल्मीकि महासंघ, वो भी प्रचार के रूप में जगह जगह जाकर डोर टू डोर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि उनका ब्रेन वाश से लोग जो बाहर से आए हैं कलीसिया के लोग, वो थोड़ा ब्रेन वाश कर रहे हैं। उनका क्यों कर रहे हैं? वो हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? इसका मतलब है इसमें हमारी कमजोरी है, तभी लोग इस तरह दूसरे धर्म से जा रहे हैं। वाल्मीकि समाज हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म का एक अंग है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, ये बात सत्य है। ऐसी बात नहीं है कि वाल्मीकि जो समाज है वो हिंदू समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हिंदू समाज का अंग ही है। तो ज़्यादा न कहते हुआ एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय स्वयं संघ का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें सम्मानित किया। मैं वाल्मीकि हिमाचल वाल्मीकि महासंघ और जिला वाल्मीकि सभा की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विभाग प्रचारक श्रीमान दीपक जी, अमृत वचन और कविता के बाद आपका उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा। अमृत वचन। परम पूजनीय श्री गुरु जी ने कहा है, अरे असंभव को भी संभव करके आज जग को दिखा देंगे। अगर कहो तो एक निमिष में हम भूतल आकाश मिला दे, किंतु नहीं विध्वंस विश्व का हम अब भी निर्माण करेंगे। अरे स्वयं विष पीकर भी मानव का कल्याण करेंगे। उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। चमके जो दिन कर चमका है, उठे कि जो तूफान उठे। चले चाल मस्ताने गज सी, हंसे की विपता भाग उठे। हम भारत की तरुणाई है, माता के गलहार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। खेल कबड्डी कहकर पाले, मैं न घुस जाए दुश्मन। प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर कह दो भाग जाओ दुश्मन। माजी जाके वीर शिवा हम राणा के अवतार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। गुरु पूजा में एकलव्य हम वैरागी के बाण है। लव कुश की हम प्रखर साधना, शंकुतला के प्राण है।
चंद्रगुप्त की दिग्विजया के हम ही के अनहार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों हम भारत के स्वाभिमान सरताज है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। गोरा बादल जयमल फत्ता भक्त सिंह सुखदेव आजाद। केशव की हम दे साधना बन होती आवाज। आज नहीं तो कल हम भारत के पहरेदार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। चक्रव्यूह की मार है। चक्रव्यूह की मार है। आज के इस विजयदशमी उत्सव के पावन पवित्र अवसर पर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान प्रीतम चंद्र, हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष एक उत्सव प्रेमी देश है। भारतवर्ष में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उत्सव अगर कहीं मनाए जाते हैं तो भारतवर्ष में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान में प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है और सब प्रकार के उत्सवों का अपना अपना महत्व भी होता है। सामाजिक, धार्मिक, इस प्रकार का अपना अपना सब उत्सव का कोई ना कोई महत्व होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब स्थापना हुई तो संघ में भी 6 प्रकार के उत्सवों को मनाया जाने लगा और उन 6 उत्सव में से विजयादशमी उत्सव भी एक उत्सव है। हम सब आज विजयदशमी उत्सव के निमित्त यहाँ पर एकत्र हुए हैं तो किसी ना किसी उत्सव का कोई ना कोई कारण होता है उसको मनाने का। तो आज का जो विजयदशमी का उत्सव है उसके पीछे 2-3 पौराणिक जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। आप सबको विदित है कि महिषासुर नाम का जो एक राक्षस जो ब्रह्मा जी का अनन्य भक्त भी था, उसने ब्रह्मा जी की आराधना करके तरह तरह की शक्तियां भी प्राप्त कर ली थी और ब्रह्मा जी ने भी उसको वरदान दिया था कि कोई भी मानव जो है आपका वध नहीं कर सकता है भाई। और वो राक्षसों का जिसको बोलते हैं एक तरह से एक लीडर भी था भाई। तो पूरे राक्षस जातियों ने और महिषासुर ने जो है वहाँ के देव समाज पर जो है धीरे धीरे जो है वहाँ पर तांडव मचाना जो है शुरू कर दिया और देवताओं पर भी आक्रमण करने शुरू कर दिए। धरती पर ही नहीं परंतु स्वर्ग लोक में भी महिषासुर ने अपना तांडव मचाना जो है शुरू कर दिया। धीरे धीरे देवताओं को खतरा पैदा होने लगा। इसलिए लगा कि अब इसका वध भी होना चाहिए, इस बुराई का अंत भी होना चाहिए। परंतु ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था क्योंकि कोई मानव तो उनका वध नहीं कर सकता था। इसलिए हम सब जानते हैं कि माँ भगवती ने माँ दुर्गा के रूप में अवतार लिया और 9 दिनों का जो भयंकर युद्ध चला और 10वें दिन जो है महिषासुर का वध हुआ और तब से लेकर के हम विजयदशमी का ये पर्व मनाते हैं। इसी तरह तो दूसरा प्रसंग जुड़ता है कि त्रेता युग में रावण नाम का एक राक्षस पैदा हुआ। वो भी बहुत जिसको बोलते हैं कि प्रकांड विद्वान था। 18 पुराणों का उनको ज्ञान था, सब प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता थे और अपने समय के जो प्रमुख बलशाली लोग थे उनमें से एक था। उसने जिसको बोलते हैं आज के समय हम शिव तांडव स्तोत्रम की भी उन्होंने रचना की थी। परम शक्तिशाली जो रावण था, सोने की लंका की भी जिसने रचना की थी और उसने भी इसी प्रकार का जो तांडव जब मचाना शुरू किया तो भगवान श्री रामचंद्र को हम सब जानते हैं कि तो इस धरती पर अवतार लेना पड़ा और इसी तरह से उन्होंने भी 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना की और 10वें दिन यानी आज के दिन विजयदशमी के दिन जो है उन्होंने लंकापति रावण को जो उनका समूल नाश कर दिया था, उनके साथ साथ संपूर्ण राक्षस जाति का भी। इसलिए आज का ये जो पर्व है इसको हम अन्याय पर न्याय की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक के रूप में आज के उत्सव को जो है हम प्रतिवर्ष जो है अनादि काल से जो है मनाते रहते हैं। ये उत्सव भी मनाते हैं हम देखते हैं कि 9 दिन तक हम माँ भगवती की आराधना करते हैं। 10वें दिन राम अपने मेघनाद, रावण और कुंभकर्ण के जो है पुतले भी हम जलाते हैं
और उस बुराई के प्रतीक का अंत जो हम करते हैं, और ऐसा हम एक प्रण भी लेते हैं और इस तरह का जो उत्सव हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। इसके साथ साथ जो हमें शस्त्र पूजन भी आज के दिन करते हैं। आप सबको ध्यान होगा कि अज्ञातवास और 12 वर्षों का वनवास का कालखंड जब पांडवों ने पूरा किया, उसके बाद आज के दिन ही शस्त्रों का पूजन करने के बाद जो है उन्होंने दोबारा शस्त्रों को ग्रहण किया था और आगे युद्धों में उन्होंने भाग लिया था। इसलिए ये जो शस्त्र पूजन का विधान भी है, ये भी हमारे प्राचीन काल से चला आया है। हम अपने देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, उसमें भी ध्यान में आता है कि एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी होता है। इसलिए शस्त्रों का महत्व, शस्त्रों का पूजन हमारे प्राचीन काल से ही चला आया है। और तीसरा आज का जो महत्वपूर्ण कारण है कि आज के ही दिन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुई थी। तो इसलिए आज संघ की स्थापना को 96 वर्ष पूर्ण हो गए। आज संघ का स्थापना दिवस है, तो इसलिए आज हम उस संघ के 96 वर्षों के जो कालखंड रहा है, वो जो कालावधि रही है, उसके बारे में भी हम कुछ ना कुछ चिंतन जो आज के इस उत्सव के निमित्त हम सब करते हैं। संघ की स्थापना कैसे हुई और किसने की? तो डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी ने जो है 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और ये डॉक्टर हेडगेवार जी कौन थे? तो डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में जब प्रारंभिक कालखंड की अगर हम बातचीत करें तो 1889 में नागपुर में ही डॉक्टर केशव राव बलिराम जी का जन्म हुआ था। और डॉक्टर साहब के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर साहब बाल्यकाल से ही देशभक्त थे। ऐसी अनेक प्रकार की बाल्यकाल की उनकी घटनाएं जो है हमें सुनने को मिलती है, पुस्तकों में पढ़ने को भी मिलती है। जब डॉक्टर साहब अपनी प्राइमरी कक्षा में ही पढ़ते थे तो एक बार उनके स्कूल में अंग्रेजों की महारानी विक्टोरिया का और अंग्रेजों का जो उसका जो है जन्म दिवस का कार्यक्रम जो है मनाया जाता है। और हम जानते हैं कि जब छोटे छोटे बालक उनको मिठाइयाँ दी जाती है तो बड़ी खुशी खुशी से सब बालक खाते हैं मिठाइयाँ, परंतु डॉक्टर हेडगेवार जी उन मिठाइयों को नहीं खाते हैं और घर में आकर के कूड़ेदान में फेंक देते हैं। घर वाले पूछते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार ये क्या किया अभी आपने? हेडगेवार डॉक्टर तो बाद में हुए हैं, केशव क्या किया अभी आपने, ये क्यों फेंक दिया मिठाइयाँ? तो बोलते कि नहीं, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना करके रखा है और हम उनके लोगों के जन्मदिन की मिठाइयाँ, कौन सी खुशी की बात है अभी, तो इसको हम नहीं खाएंगे, हमारे लिए तो जहर के समान है। तो ऐसे एक जो डॉक्टर साहब का जो बचपन से ही जो देशभक्ति की भावना, ऐसे जब डॉक्टर साहब थोड़े और बड़े होते हैं, 10वीं कक्षा में पहुँचते हैं, तो उनकी कक्षा में एक अंग्रेज निरीक्षक जो है निरीक्षण करने के लिए आते हैं। और उस समय अंग्रेजों ने वंदे मातरम के उद्घोष को बैन किया हुआ था। वंदे मातरम का उद्घोष नहीं लगाने देते थे, परंतु हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण उद्घोष था। इसलिए डॉक्टर साहब ने योजना बनाई अपने और अन्य साथियों के साथ, अंग्रेज निरीक्षक जिस भी क्लास में आएगा हम उठ करके वंदे मातरम जो उसका स्वागत करेंगे भी वंदे मातरम से। और जिस भी कक्षा में अंग्रेज निरीक्षक जाता है सब जगह वंदे मातरम से अंग्रेज निरीक्षक का स्वागत होता है। और ऐसा देख करके तीन मिला जाता है, क्रोध से आग बबूला होकर के वहाँ से चला जाता है। बाद में इंक्वायरी होती है, प्रिंसिपल सबसे पूछता है कि हाँ भाई किसने ये सारा काम किसने किया है? तो बाद में डॉक्टर साहब बोलते कि हाँ ठीक है मैंने ये सारा काम किया था। और ऐसा जो है फिर उनको क्लास से निकाल भी दिया जाता है। उनको कहा जाता है आप माफ़ी मांग लो तो आपको वापस कक्षा में जो है प्रवेश दे दिया जाएगा। परंतु डॉक्टर हेडगेवार जी माफ़ी नहीं मांगते हैं। हम अंग्रेजों से क्यों माफ़ी मांगे? वंदे मातरम तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, हम इसको क्यों ना बोले, इस पर तो हमें गर्व होता है। और ऐसा ही एक बार डॉक्टर हेडगेवार जी नागपुर में एक सीला बर्डी नाम का किला है, उस किले पर अंग्रेजों का यूनियन जैक यानी उनका जो राष्ट्रीय ध्वज था वहाँ पर लहरा रहा था। तो डॉक्टर साहब के दिमाग में आता है कि जो गुलामी का प्रतीक है ध्वज जो है हमें यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए। अभी वहाँ पर भारी सिक्योरिटी, इस वजह से वो सारा उसको उतार नहीं सकते थे, बालक भी थे। इसलिए योजना बनाते हैं कि हम सुरंग बनाएंगे भी। और उनके गुरुजन जो थे उनके घर में जाते हैं, क्योंकि गुरुजन अपने परिवार सहित कहीं बाहर गए हुए थे, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर सुरंग बनाने का काम शुरू करते हैं। परंतु थोड़ा सी खुदाई वगैरह करते हैं। बाद में जब शाम को गुरुजन आते देखते हैं कि डॉक्टर के बालक केशव आपने क्या किया है?
तो बोलते हैं कि ये जो सामने यूनियन जैक लहरा रहा है उसको हमने उतारना है भी नीचे, और इसलिए हम सुरंग बना रहे हैं। जो डॉक्टर केशव जी के जो गुरु जी थे वो बड़े हैरान होते हैं सारा विषय देख करके, यानी एक इतना छोटा सा बालक उसमें भी इस प्रकार की देशभक्ति की भावना। बोलते हैं बेटा आप आगे जाकर के सचमुच महान देशभक्त बनोगे। तो ऐसे डॉक्टर साहब के प्रारंभिक जीवन काल की बहुत सारे देशभक्ति की जो घटनाएं हैं जो जुड़ी हुई है। ऐसे डॉक्टर साहब जब अपनी स्कूल की परीक्षा पूरी करने के बाद फिर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता जाते हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से उन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की थी, और कलकत्ता ही क्यों उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए स्थान चुना, तो कलकत्ता इसलिए चुना क्योंकि कलकत्ता उस समय क्रांतिकारियों का एक प्रमुख गढ़ था। और जब डॉक्टर साहब ने अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर ली, और हम देखते हैं आज के समय में भी देश भर में बहुत डॉक्टरों की कमी होती है, तुरंत प्लेसमेंट हो जाती है, परंतु उस समय तो डॉक्टरों की बहुत कम संख्या होती थी। और डॉक्टर साहब को, जिसको आजकल हम कैंपस प्लेसमेंट भी बोलते हैं, डॉक्टर साहब को कॉलेज से ही विदेशों में नौकरी का बहुत अच्छा ऑफर भी आया था, परंतु डॉक्टर साहब ने उस नौकरी को ठुकरा करके डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारा देश अभी गुलाम है और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं इस देश समाज की डॉक्टरी ही करूँगा। और इसलिए उन्होंने डॉक्टरी की अपनी नौकरी नहीं करके पूरे जीवन जो है अपना देश और समाज के काम में लगाया। शुरुआत में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले, जो उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए केवल एकमात्र जो संगठन था, उसके बैनर तले सभी लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसके अंदर ही डॉक्टर साहब भी काम करते थे। और ऐसा लग रहा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि धीरे धीरे अब जो है अंग्रेज जो है यहाँ से चले ही जाएंगे। तो इसलिए, परंतु हम जब भारतवर्ष के जो थोड़ा सा प्राचीन इतिहास के बारे में जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में आता है कि भारतवर्ष एक ही बार नहीं गुलाम रहा। अनेक प्रकार के विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान में आए। आप सबने नाम सुने होंगे, शक, हूण, यवन, मुगल, अंग्रेज, इस प्रकार के अनेक विदेशी आक्रांता इस हिंदुस्तान में आए। उन्होंने इस देश को लूटने घसूटने का, यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का जो है प्रयत्न किया, और यहाँ पर मतांतरण का भी उन्होंने काम किया, इस देश के विचार को भी बदलने का काम किया, संस्कृति को नष्ट करने का जो उन्होंने प्रयास किया। परंतु भारत के वीर बलशाली योद्धाओं ने, जो एक असंख्य श्रृंखला भारतवर्ष में हुई है, उन सब ने उनको बहुत लंबे समय पर भी यहाँ पर टिकने नहीं दिया। तो इसलिए डॉक्टर साहब को लगा कि ये अंग्रेज यहाँ से अभी तो चले जाएंगे, परंतु इस बात की क्या गारंटी है कि कोई और विदेशी आक्रांता आकर के इस देश को फिर से ना गुलाम करे। इसलिए डॉक्टर साहब ने निर्णय लिया कि, और डॉक्टर साहब ने अपने समाज के बारे में पहले अध्ययन किया, यानी जो भारतवर्ष जिसको विश्व का गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, सबसे ज़्यादा शिक्षा के संस्थान जहाँ पर थे, गांव-गांव आत्मनिर्भर थे, बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं थी, इस प्रकार का जो देश था, परम वैभवशाली देश, आखिर ऐसे क्या कारण है कि हमारा देश जो है परतंत्र हुआ है, बार बार गुलाम होते जा रहे हैं, ऐसे क्या कारण है? तो ऐसे जब संपूर्ण उन्होंने अपना समाज का जो अध्ययन किया, तो 2-3 जो उनके इस चिंतन में से जो प्रमुख विचार निकले थे, वो 2-3 विचार थे कि एक तो सामूहिक संगठन का जो अभाव है, ऐसे ही एक सामूहिक अनुशासन का अभाव और राष्ट्रीयता का अभाव, यानी पूरा देश एक है, इस बात के भाव में कहीं ना कहीं में कमी आ गई थी। कहीं देश के किसी एक हिस्से में आक्रमण होता था तो दूसरे हिस्से के लोग सोचते नहीं ये तो उनकी समस्याएं जब यहाँ पर आएंगे तब देखेंगे भी हम, यानी जैसे चंबा में कुछ ऐसी विपदा आती है तो कांगड़ा वाले सोचेंगे नहीं ये तो चंबा की समस्या है भी, तो कांगड़ा में आएंगे तो देखेंगे भी, परंतु कानानंता फिर चंबा के बाद उनका अगला टारगेट कांगड़ा ही होता, ऐसे आगे आगे वो बढ़ते जाते थे। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने निर्णय लिया कि मैं एक ऐसा भी काम करूंगा जो इस देश को पुनः एकता के सूत्र में पिरोने का काम करेगा, और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक ही देश है, संपूर्ण देश एक ही है, ऐसा विचार करने वाले जो देशभक्त लोगों का मैं एक संगठन तैयार करूंगा। यानी देश के एक कोने में कोई घटना होती है, उसकी चोट जितनी वहां के निवासियों को लगेगी उतनी ही चोट देश के दूसरे कोने में बैठे हुए निवासियों को महसूस होगी। इस प्रकार के राष्ट्रीय विचार के लोगों को मैं पूरे देश भर में खड़ा करूंगा, जो विपत्ति आने पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाएगा।
इसलिए डॉक्टर साहब ने निर्णय लिया कि मैं एक संगठन का निर्माण करूंगा। और जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने ऐसे संगठन के निर्माण की जब योजना बनाई तो उस समय के उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों, उस समय के बुद्धिजीवी वर्ग, अच्छे अच्छे लोगों के साथ इस सारे विचार को रखा कि ठीक है, हमने आज़ादी की लड़ाई भी लड़नी है, परंतु साथ साथ एक ऐसा संगठन भी हमने तैयार करना है। परंतु उस समय के जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जागरूक समाज था, अग्रणी समाज था, उन सब का उनको सहयोग नहीं मिला। परंतु डॉक्टर साहब ने कुछ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले ऐसे छोटे छोटे बालकों को लेकर के ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 में नागपुर में स्थापना की। और सौभाग्य से वो जो दिन भी था वो भी आज का ही दिन था, यानी अश्विन माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और विजयदशमी का उत्सव, यानी विजय का ये महापर्व ही डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना के लिए चुना। और डॉक्टर साहब ने जब इस संगठन के जब विचार रखा और वो सारा, हम देखते हैं कि समाज में कोई भी जब नया संगठन खड़ा होता है तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, संगठन का क्या नाम होगा, पदाधिकारी कौन होंगे, बैनर होर्डिंग्स लगते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर के लड़ाई भी पहले ही हो जाती है। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब स्थापना हुई तो ऐसा कुछ भी तय नहीं था। संघ का नाम क्या होगा, संघ के कार्यक्रम किस प्रकार के होंगे, संघ का गणवेश किस तरह के होगा, संघ की प्रचारक पद्धति होगी, संघ में बैठ के कैसी होगी, इस तरह से कार्यालय होंगे, ऐसे से काम चलेगा, ऐसा कुछ भी तय नहीं था। तो तय क्या था, एक विचार था, हम इस देश को संगठित करने का काम करेंगे और इस देश को पुनः परम वैभवशाली देश बनाएंगे। जैसा एक दिन देश हमारा विश्व का गुरु सोने की चिड़िया था, वैसा ही परम वैभवशाली देश हम इस देश को बनाएंगे। और कभी हम सब जो एक अखंड भारत की जो कल्पना करते हैं, यानी 1947 में भी भारत की यानी 3 टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूर्वोत्तर में जिसको पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था, बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। यानी इस प्रकार के जो 3 टुकड़े हो गए थे। और उससे पहले भी 20-21 बार जो है भारत के टुकड़े हुए हैं, यानी कभी अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, तिब्बत, ये सब भी अखंड भारत जिसको आज हम कल्पना करते हैं, सब इस भारतवर्ष के देश थे। इसलिए डॉक्टर साहब ने ये निर्णय लिया, ये लक्ष्य रखा कि इस देश को हम पुनः अखंड बनाएंगे। ऐसा लक्ष्य रखकर केवल एक विचार और एक लक्ष्य लेकर के जो है संघ ने अपने काम की शुरुआत की। और जो लक्ष्य और जो विचार उस समय था, क्योंकि वो एक शाश्वत विचार, शाश्वत लक्ष्य है, तब से लेकर के आज तक वही विचार है, वही लक्ष्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, यानी इस देश को परम वैभवशाली देश बनाना है, दुनिया का सिरमौर बनाना है। कुछ शारीरिक कार्यक्रम होते थे, फिर एक बार वैसे ही एक दिन बौद्धिक कार्यक्रम, यानी हमने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई कैसे लड़नी है, कैसे अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, देशभक्ति की और तरह तरह की कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ, इस प्रकार की जो बौद्धिक वर्गों में शुरुआत में चलती थी। परंतु धीरे धीरे लगा कि सप्ताह में एक बार ऐसा कार्यक्रम करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए संघ की जो आज की कार्य पद्धति में जो प्रमुख कार्य पद्धति है, यानी दैनिक शाखा का जो शुरुआत जो है 1926 में जो प्रारंभ हुआ, और तब से लेकर के आज तक ये जो दैनिक शाखा की पद्धति है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चली आ रही है। और धीरे धीरे नागपुर के मोहिते के वाड़ा नामक स्थान पर संघ की पहली शाखा, जहां पर आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रधान कार्यालय भी है, वहां पर संघ की प्रथम शाखा लगती है। और धीरे धीरे संघ का काम नागपुर और नागपुर के बाहर भी धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। और फिर ध्यान में आता है कि संघ का काम धीरे धीरे फैल तो रहा है, परंतु हमने पूरे देश में इस काम को लेकर के जाना है, इसलिए कोई ना कोई नाम भी होना चाहिए। तो इसलिए सब स्वयंसेवकों के सामूहिक निर्णय से, क्योंकि संघ में व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, सामूहिक निर्णय होता है, उस समय के प्रमुख स्वयंसेवकों ने आपस में बैठ करके निर्णय लिया, अनेक प्रकार के विचार आए और अंततः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम इस संगठन का रखा गया। और फिर धीरे धीरे, यानी कोई प्रेरणा का कोई स्रोत भी होना चाहिए, कोई गुरु भी होना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना है, कोई प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए संघ में परम पवित्र भगवत ध्वज जो सामने लगा भी है, उसको गुरु के रूप में 1928 में मान्यता दी गई। ऐसे धीरे धीरे जो संघ का जो है क्रम धीरे धीरे जो आगे बढ़ता गया था। संघ में फिर यानी कार्यकर्ताओं को देश भर में भेजना है,
तो यानी उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो फिर प्रशिक्षण वर्ग चलने शुरू हो गए, जिसको हम शुरू में OTC यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप बोलते थे, बाद में अब वर्तमान में छूत से रहित होना चाहिए, भेदभाव रहित होना चाहिए। इसको लेकर के जगह जगह उन्होंने एक प्रखर आंदोलन, हैरान होते हैं कि जिसके लिए मैंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, इतना पिछाना खा रहे हैं, परंतु संघ में तो बहुत सामान्य बात होती है। ऐसे ही संघ का काम धीरे धीरे जो है नागपुर और नागपुर के बाहर पूरे देश भर में फैलता गया। और 1940 में हम सब जानते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जी का देहांत हो गया था। अपने देहांत से पहले 1940 में नागपुर में संघ का तृतीय वर्ष का वर्ग प्रतिवर्ष लगता है। आज के समय में भी संघ में जो 3 प्रकार के जो प्रमुख वर्ग होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष, तृतीय वर्ष का जो वर्ग है वो नागपुर में होता है। पूरे देश और विदेश के कार्यकर्ता वहीं पर आकर के तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण लेते हैं। तो उस वर्ष 1940 में डॉक्टर हेडगेवार जी के देहांत से पूर्व जो वर्ग हुआ, जिस अंतिम वर्ग में जो उनका बौद्धिक हुआ, तो उसमें ध्यान में आया कि उस समय संघ की रचना में जितने प्रांत थे, तो उन सभी प्रांतों से प्रतिनिधित्व उस संघ शिक्षा वर्ग में था। डॉक्टर हेडगेवार जी उस सब वर्ग को देकर के बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने बौद्धिक वर्ग में उस समय कहा था कि मैं आज अपने समक्ष एक लघु भारत का दृश्य देख रहा हूँ। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार जी का देहांत हो जाता है। उसके बाद परम पूजनीय श्री गुरु जी जिनका दूसरा चित्र यहाँ पर लगा हुआ है, संघ के द्वितीय सरसंघ चालक बनते हैं और 33 वर्षों तक जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के नाते जो है उस स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करते हैं। और संघ का काम फिर धीरे धीरे प्रांतों से जिलों तक जो है इन 33 वर्षों में संघ का काम चला जाता है। और ऐसे फिर धीरे धीरे आज 96 वर्ष का जो कालखंड हो गया, इस कालखंड में वो जो मोहिते के बाड़े में जो एक शाखा लगी थी, उस एक शाखा से आज अगर हम संघ के वर्तमान काम की स्थिति को देखते हैं तो पूरे देश भर में 60,000 स्थानों पर संघ की दैनिक शाखाएं चलती है। और जहां पर दैनिक नहीं तो सप्ताह में एक बार, जिसको हम साप्ताहिक मिलन बोलते हैं, सप्ताह में एक बार जो शाखा लगती है, तो ऐसे 20,000 स्थानों पर वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं लगती है। और जहां पर सप्ताह में भी नहीं तो जहां पर, क्योंकि संघ की शाखा चलाने के लिए कार्य पद्धति आनी चाहिए, कुछ नियम होते हैं, परंतु ऐसे कार्यकर्ता जहाँ नहीं उपलब्ध है परंतु वो संघ में जुड़ना चाहते हैं, संघ में काम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मासिक संघ मंडली के रूप में संघ का काम चलता है, महीने में एक बार एकत्र आना। तो ऐसा जो कार्य है मासिक संघ मंडली के रूप में भी पूरे देश भर में जो है 20,000 स्थानों पर चलता है। यानी कुल मिलाकर के इस समय 1 लाख के लगभग स्थानों पर संघ का प्रत्यक्ष रूप से जो है काम चलता है। और इतना ही नहीं, ये तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से जो काम बताया, इसके अलावा संघ के स्वयंसेवकों ने समाज जीवन को प्रभावित करने वाले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया है। उनमें से बहुत सारी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में इस समय अग्रणी संस्थाएं बन करके उभरी है। बहुत सारी संस्थाओं को, उनमें से आप सबने नाम भी सुना होगा, भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती, विद्या भारती, ऐसे अलग अलग प्रकार के 40 से ज़्यादा संगठन जो अखिल भारतीय स्तर के, और ऐसे ही लगभग 30 के लगभग संगठन जो प्रांतीय स्तर पर काम करते हैं, संघ के स्वयंसेवकों ने पूरे देश भर में जो है खड़े किए हैं। उन सब का भी अपना अपना काम करने का उनका अलग अलग तरीका है, अपना अपना निर्णय लेने के लिए, अपना अपना काम करने के लिए वो स्वतंत्र है, परंतु उन सब का भी लक्ष्य एक ही है, भारत माता की जय। यही लक्ष्य है जो 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने तय किया था, इस भारत को परम वैभवशाली देश बनाए। एक ही लक्ष्य को लेकर के हजारों लाखों नहीं तो करोड़ों कार्यकर्ता इस समय एक ही लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। हम आज विश्व विजयदशमी के उत्सव में चंबा नगर के स्वयंसेवक एकत्रित हुए हैं, क्योंकि कोरोना की वैश्विक महामारी चली है, तो इसलिए हम सब ने आज सुबह टीवी में भी देखा होगा कि नागपुर का जो हमारा प्रमुख कार्यक्रम होता है वहाँ पर भी बहुत सीमित संख्या में ही कार्यक्रम हुआ। तो ऐसे ही आज जो हमारा ये जो चंबा जो सरकारी जिला है, इसमें भी 16 स्थानों पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे पूरे हिमाचल प्रदेश में 192 स्थानों पर आज ऐसे ही कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे ही देश भर में हजारों स्थानों पर आज इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कितने स्वयंसेवक हैं, ऐसी कभी सदस्यता, ऐसी कभी आंकड़ा कभी हम मान्यता नहीं लेते हैं। परंतु एक बार BBC लंदन ने भी सर्वे किया था और बहुत सारी न्यूज एजेंसीज जो है और अलग अलग प्रकार की सर्वे करने वाली एजेंसीज है, और कभी कभी हम गूगल पर भी जब टाइप करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नॉन पॉलिटिकल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो उसमें हमें ध्यान में आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है। परंतु हमें केवल हम सबसे बड़ा संगठन है क्या, केवल इतना मात्र ही पर्याप्त है? क्या हमारा लक्ष्य क्या भाई सबसे बड़ा संगठन होना है? एक बार मैं एक शाखा में गया हुआ था, तो शाखा का जब वीकेंड होता है तो उस शाखा के स्वयंसेवक बोलते हैं कि भाई साहब आज एक पार्टी का भी आयोजन करना है भी हमने। मैंने कहा कि क्या कारण है भी पार्टी का? तो उन्होंने बताया कि भाई साहब उस दिन 31 मार्च का दिन था, और हम सब जानते हैं कि 31 मार्च को परीक्षाओं का रिजल्ट आता है, जो बोर्ड की क्लासेस नहीं होती, अन्य सब कक्षाओं का जो है रिजल्ट आता है। तो हमारी उस शाखा में कुछ 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, 3 विद्यार्थी, उनका भी रिजल्ट आया हुआ था। तो हमारे शाखा के स्वयंसेवकों ने कहा कि उनका बहुत अच्छी श्रेणी में जो है उत्तीर्ण हुए हैं, इसलिए आज पार्टी करनी है भी। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने उनसे पूछा बताओ भाई कैसा रहा आप सबका रिजल्ट? तो उनमें से एक खड़ा होता हुआ बताता कि भाई साहब मैं प्रथम आया हूँ अपनी कक्षा में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारी शाखा में आने वाला स्वयंसेवक प्रथम आया तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर दूसरा पूछता है मैं तृतीय स्थान, मैंने दूसरे से पूछा, बताता है कि मैं तृतीय स्थान पर रहा हूँ। और ऐसे ही जब मैं तीसरे से पूछता हूँ तो बताता है मैं द्वितीय स्थान पर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे शाखा में आने वाले तीनों विद्यार्थी और तीनों स्तर की जो टॉप की पोजीशन होती है, प्रथम द्वितीय तृतीय फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारी शाखा में आने वाले, बहुत अच्छी बात है, पार्टी अवश्य होनी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आए हैं, परंतु आपकी कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? तो बोलते हैं भाई साहब विद्यार्थी तो 3 ही है भाई। और जो विद्यार्थी ही 3 है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आना ही है भाई। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा काम करने वाला संगठन पूरे विश्व में कोई है नहीं है। इसलिए संघ ने सबसे बड़ा संगठन तो होना ही है, क्योंकि संघ ही ऐसा संगठन है। जब हम संघ में, मैं भी जब शुरू में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हम अपने साथ के सहयोगियों को, नए नए विद्यार्थियों को हम कार्यालय में ले जाते थे, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से वहाँ पर मिलवाते थे कि हाँ भाई आप उनको बताइए कि संघ में जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा, क्या मिलेगा, या कैसे इनको संघ में जोड़ना चाहिए। तो जाते थे नए नए हमारे साथी, हमारे फ्रेंड्स जाते थे, दोस्त जाते थे, तो पूछते थे स्वाभाविक रूप से, जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है कि हाँ जी ठीक है आपकी संस्था बहुत अच्छी है, परंतु मिलेगा क्या? तो हमारे जो वहाँ पर अधिकारी होते थे वो तुरंत जवाब देते थे। और परम पूजनीय हमारे मोहन भागवत जी जो संघ के प्रमुख हो, अक्सर आपने सोशल मीडिया या टीवी के माध्यम से सुना, वो भी स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि भाई संघ में आना, तो संघ में आने से मिलेगा कुछ नहीं भाई, देश धर्म समाज के लिए काम है और यहाँ पर देना ही पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए संघ जैसा काम करने वाला संगठन कोई है नहीं, इसलिए संघ प्रथम तो है ही है भाई। परंतु केवल प्रथम होना, सबसे बड़ा संगठन होना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। 1925 में जब संघ की स्थापना को लेकर के उस समय की जो हिंदू समाज की एक स्थिति थी, तो इतना बड़ा विशाल संगठन तो हो गया भाई, लाखों स्वयंसेवक भी हो गए, परंतु क्या समाज की स्थिति में परिवर्तन आया है? या जो हमने कुछ लक्ष्य रखे थे उसमें क्या कोई परिवर्तन आया है? तो हम सब देखते हैं कि 1925 में जब संघ की स्थापना हुई तो हिंदू समाज के बारे में, भारतीय समाज के बारे में कहा जाता था कि ऐसा समाज है कि जिसको एकत्रित करना, संगठित करना तराजू में मेंढकों को तोलने के बराबर है भी। यानी मेंढकों को, अगर 2 मेंढकों को हम तराजू में डालेंगे, जब तक दूसरे 2 डालेंगे तब तक वो बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति थी। परंतु आज हम देखते हैं इस 96 वर्ष की सामूहिक संगठन शक्ति के प्रयासों से आज देश भर में हमारे देश धर्म समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का जो भी विषय आता है उस पर हमारा समाज जो है तुरंत इकट्ठा होता है। 1925 से लेकर के 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हुआ, जितने भी आंदोलन स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संघ के स्वयंसेवकों ने सभी प्रकार के आंदोलनों में भाग लिया। स्वयं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी
खुद भी जेल में गए और अन्य बहुत सारे स्वयंसेवक भी जेल में गए। 1947 में जब विभाजन की विभीषिका, आप सब ने उसके बारे में सुना है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, तो उस समय भी संघ के स्वयंसेवकों ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान, हमारे उस समय के सरसंघ चालक परम पूज्य श्री गुरु जी ने सब स्वयंसेवकों से आह्वान किया था कि जब तक सब स्वयंसेवक, सब हिंदू जो है भारत में नहीं आ जाते तब तक पाकिस्तान लाहौर नहीं छोड़ना है। इसलिए जब तक सब सुरक्षित नहीं आए तब तक संघ के स्वयंसेवकों से वहाँ से अपना स्थान नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोगों का उसमें बलिदान भी हो गया था। और हम सब जानते हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने, क्योंकि फूट डालो शासन करो की नीति उनकी पहले से थी, तो 1947 में उन्होंने नया फार्मूला दे दिया था कि सब रियासतें जो है स्वतंत्र है, वो चाहे तो पाकिस्तान में रह सकती है चाहे तो हिंदुस्तान में रह सकती है। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मेहनत से, उनके अथक प्रयासों से बहुत सारी रियासतें जो है हिंदुस्तान में मिल गई थी, परंतु हम सब जानते कि कश्मीर की जो रियासत थी वो हिंदुस्तान में विलय नहीं कर रहे थे। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी को महाराजा हरि सिंह जी से वार्तालाप करने के लिए कश्मीर में उनको भेजा। विशेष विमान से उनको कश्मीर में भेजा जाता है। वहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी से हमारे द्वितीय सरसंघ चालक जी की वार्ता होती है और उसके बाद जो महाराजा हरि सिंह जो है बिना किसी शर्त के जो है भारत में विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर कर देते हैं। कुल मिलाकर के विषय की संघ का कश्मीर का भारत में विलय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी तरह से संघ की स्थापना से अब तक देश भर में कभी कोई भूकंप आया हो, कहीं बाढ़ आई हो, अन्य कोई प्राकृतिक आपदा हो, सब प्रकार की, इस प्रकार की जो भी देश भर में समस्या आई है, संघ के स्वयंसेवकों ने सबसे पहले आगे बढ़ करके वहाँ पर उस प्रकार के राहत कार्यों में भाग लिया है। षड्यंत्र चला था, पूरा समाज खड़ा हो जाता है, देश भर में चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, अलग अलग प्रकार के जन जागरण के कार्यक्रम होते हैं। संसद में प्रस्ताव पारित हो गया था, परंतु देश भर में भारी विरोध को देख करके हिंदू समाज का जो जन जागरण हुआ, उसके कारण जो है उस समय की सरकार भी झुक जाती है, संसद में भी प्रस्ताव वापस लिया जाता है और आज राम सेतु
सूचना की ओर ध्यान देंगे। बस्ती सब अपनी अपनी बस्ती सब बैठेंगे भोजन के लिए और उसके बाद अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। और प्रत्येक बस्ती से एक एक स्वयंसेवक भोजन लेने जाएगा और बस्ती से ही भोजन की व्यवस्था रहने वाली है। रमा संघ ध्वजा प्रणाम। विभाग प्रचारक चंबा विभाग। बताएं सर इसके बाद। आज का जो ये कार्यक्रम था संघ के स्थापना दिवस को लेकर के था। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने की थी और आज संघ की स्थापना को 96 वर्ष हो गए और इसी उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम था। तो आज के कार्यक्रम में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है। ये प्राचीन काल से ही चला आया है। आप सबने सुना होगा कि पांडव भी अपना अज्ञातवास का और 12 वर्ष का जब उन्होंने वनवास का कालखंड समाप्त किया था और हम सब जानते हैं कि उस दौरान उन्होंने अपने शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया था। एक वृक्ष के ऊपर उन्होंने छुपा करके रख दिया था और जब उनका अज्ञातवास का और वनवास का कालखंड पूरा हो गया तो आज ही के दिन यानी अश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि जिसको हम विजयदशमी के नाम से जानते हैं, आज ही उन्होंने शस्त्र अपने उतारे थे, उनका पूजन किया था और फिर से उन शस्त्रों का दोबारा से प्रयोग किया। इस तरह का जो कार्यक्रम होता है प्रतिवर्ष होता है। इस बार कोरोना काल खंड के कारण जो हमारा चंबा जिला है उसमें 16 स्थानों पर, जो सरकारी चंबा जिला है उसमें 16 स्थानों पर ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम हुए हैं। नहीं तो हमारा बड़ा विशाल कार्यक्रम प्रतिवर्ष जिला केंद्र पे ही होता है, उसमें ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता आते हैं, परंतु कोरोना काल खंड के कारण इस बार 16 स्थानों पर ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम हुए हैं। सर इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने देशवासियों को और हिमाचल की जनता को? इसके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जो संघ का एक जो उद्देश्य है यानी इस देश को परम वैभवशाली बनाना, इस देश को सोने की चिड़िया और विश्व का गुरु जैसा देश था, सब देशवासी प्रदेशवासी भी इस विचारधारा के साथ जुड़ करके इस काम में अपना सक्रिय रूप से योगदान दें।